लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि वूल फाइबर को शीप से लेने के लिए कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं, है ना। अपन ने देखा था किस तरीके की क्वालिटी, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एक वूल की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, वो देखा था। अब हम पढ़ते हैं वूल फाइबर किस तरह से शीप से निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं उसका, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप यानी उनका पालन पोषण। रेयरिंग यानी क्या होता है, उनको पालना, ठीक है। और ब्रीडिंग यानी उनका नया ब्रीड डेवलप करना, लाइक किसी और से जैसे होता है ना, फॉरेन ब्रीड आ जाती है। जैसे आजकल गायों में बहुत सारी फॉरेन ब्रीड्स आ गई है, राजस्थान ब्रीड को छोड़कर। तो वो सब नई नई ब्रीड्स डेवलप करना या उनकी ब्रीडिंग करना। तो शीप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर लीव्स एंड ग्रासेस। शीप्स कैसी होती है, हर्बीवोरस, इसलिए वो पत्तियाँ घास ज़्यादा खाना प्रेफर करती है। प्रेफर यानी अपन किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना, गिविंग मोर इम्पोर्टेंस। तो वो किसको देती है ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ग्रीन लीव्स और ग्रास को, है ना। जैसे आई प्रेफर ईटिंग इन डे, मुझे दिन में ज़्यादा खाना पसंद है, मैं इंपॉर्टेंस देती हूँ दिन में ज़्यादा खाने को, ऐसा। However, the wool yielding sheep are given protein rich foods such as mixture of corn, pulses, जवार एंड ऑयल केक। अब देखो क्या होता है वूल यील्डिंग, यानी जो शीप जो भेड़ें वूल देती है, यील्डिंग यानी देना, उनको क्या करते हैं, प्रोटीन रिच फूड देते हैं, यानी ताकि उनकी हेयर ग्रोथ क्या हो, काफ़ी अच्छी हो। तो उसमें क्या क्या मिक्सचर ऑफ देते, कॉर्न, मक्का, दालों का, जवार और ऑयल केक, इन सब का मिक्सचर देते हैं उसको। ये सब उसकी डाइट में इन्वॉल्व कर देते हैं। शीप फेड ऑन सच डाइट डेवलप अ गुड ग्रोथ ऑफ कर्ली एंड शाइनी है। तो जो शीप इस तरह का खाना खाती है उनकी क्योंकि डाइट अच्छी होती है तो उनके हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छे होते हैं, कर्ली होते हैं और शाइनिंग होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ वूल, अब क्या है, क्वालिटी उसकी वूल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो उसमें क्या करते हैं अपन, शीप आर सेलेक्टिवली ब्रेड बाय चूजिंग द पेरेंट्स ऑफ द शीप विद द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जैसे दो शीप है, दो पेरेंट्स ले लेते हैं उसके, दोनों की वूल यील्डिंग कैपेसिटी या उनके बहुत सारे फैक्टर्स, यानी उनकी वूल की क्वालिटी किस तरह की है, वो देखकर उसके पेरेंट्स को डिसाइड किया जाता है और फिर न्यू शीप्स को रिप्रोडक्ट किया जाता है उनके थ्रू। तो वहाँ पे अपन ब्रीडिंग करते हैं उनकी इस तरह से। शीप्स आर रेयर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आर कंट्री फॉर वूल, यानी बहुत सारी जगहों पे भेड़ों को चराया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग वूल। अब व्हेन द रियर शीप डेवलप अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर दे आर शेव्ड ऑफ। अब जब उनके बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है, एक थिक ग्रोथ हो जाती है, एक लंबी जितनी अपने को रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद उसको शेव ऑफ, यानी उसकी बॉडी से सारे हेयर्स को उतार दिया जाता है, शेव कर दिया जाता है उसको। फर्स्ट सेकेंड पॉइंट है इसका अपना शेयरिंग, द प्रोसेस ऑफ शेविंग ऑफ। अब अपने को शेव ऑफ करना है तो उस शेव ऑफ करने को, यानी वो शेविंग के प्रोसेस को, टू ऑब्टेन फ्लीस अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन, हेयर्स ऑफ एनिमल। फ्लीस किसे कहते हैं, अगर देखो आपको इसका मीनिंग देखना है तो आपके कीवर्ड्स लास्ट चैप्टर के एंड में दे भी रखा है। पर फ्लीस का मतलब होता है हेयर्स ऑफ एनिमल्स। तो वो हेयर्स ऑफ एनिमल्स को उतारना किसी एनिमल की बॉडी से या शीप की बॉडी से, यहाँ पे अपन शीप की बात कर रहे हैं, तो अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन, यानी साथ में उसकी पतली पतली स्किन भी उतर जाती है, उसे अपन कहते हैं शेयरिंग। ये प्रोसेस उसकी बॉडी शेव ऑफ करने का, उसके हेयर्स को निकालने के लिए क्या कहलाता है, शेयरिंग। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ हेयर कटिंग मशीन्स। आपके बाल भी तो एक हेयर कटिंग मशीन से निकाले जाते हैं ना, उस तरह से इनके बाल भी हेयर कटिंग मशीन से निकाले जाते हैं। शेयरिंग इज़ डन ओनली वंस इन अ ईयर, जनरली इन स्प्रिंग और अर्ली समर, ठीक है। शेयरिंग साल में एक ही बार की जाती है, क्योंकि देखो उसके हेयर ग्रोथ होने में भी तो काफ़ी टाइम लगता है ना, फिर अगेन हेयर ग्रोथ होगी तो इसमें 1 साल चला जाता है। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर में करते हैं उसकी, एक बार ईयर में एक बार करते हैं। जनरली इन स्प्रिंग, कौन से सीज़न में करते हैं, स्प्रिंग में या फिर अर्ली समर, यानी गर्मियों से जस्ट थोड़ा पहले, या फिर स्प्रिंग सीज़न, यानी जो गर्मी के पहले सीज़न आता है। After the shearing, the sheep is immediately dipped into an antiseptic to prevent any skin infection. अब जैसे ही उसके बाल उतार लिए जाते हैं, उस शीप को क्या किया जाता है, एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डाला जाता है ताकि उसकी स्किन में कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए, है ना। अगर मान लो उसको कटवट लग गया तो उसकी स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको फटाफट से एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डाल दिया जाता है उसके बाल उतारने के बाद। थर्ड स्टेप है वॉशिंग और स्करिंग। अब अपने पास बाल उतर के आ गए हैं। द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थरली वॉश्ड इन द सोप सोल्यूशन इन नंबर ऑफ टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डर्ट एंड डस्ट। अब जो शेयर्ड स्किन है, यानी जो अपन ने उतार ली है अलॉन्ग विथ थिक हेयर,
बालों के साथ ही उतारिए, तो उसको थरली यानी अच्छे से बहुत अच्छी तरह से वॉश किया जाता है इन सोप सोल्यूशन, साबुन के पानी में, इन अ नंबर ऑफ़ टैंक्स, यानी इसे बहुत सारे टैंक्स रख दिए जाते हैं। तो एक बार फर्स्ट में धोया, फिर सेकंड में धोया, फिर थर्ड में धोया, इस तरह से 4-5 बार या जितना रिक्वायर्ड होता है उतने बार वो करते हैं। क्यों करते हैं? डर्ट या ये सब जो गंदगी उनके बालों में चिपक जाती है, ठीक है, डर्ट हुई, डस्ट हुई, ग्रीस हुआ, तो ये सब हटाने के लिए वो किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्काउरिंग या फिर वॉशिंग। वॉशिंग और स्काउरिंग एक ही मतलब है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रीस, डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम द हेयर इज कॉल्ड स्काउरिंग, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, डर्ट ग्रीस हटाने के प्रोसेस को स्काउरिंग कहते हैं। नाउ डेज स्काउरिंग इज़ डन बाय मशीन्स, आजकल मशीनों के थ्रू की जाती है ये। द स्काउड हेयर आर देन ड्राइड, फिर वो जो स्काउड हेयर यानी वो डर्ट ग्रीस हटाने के बाद जो बाल होते हैं उनको सुखा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है कार्डिंग। द क्लीन सेलेक्टेड वूल फाइबर्स आर पास थ्रू रोलर्स। अब देखो अपन ने बहुत अच्छी तरह से उसको धो के साफ़ कर दिया था, फिर अब जो साफ़ सुथरी वूल आती है अपने पास, फाइबर निकल के आते हैं, उनको रोलर के थ्रू पास किया जाता है। ऐसे सर्कुलर टैंक्स लगे होते हैं, आप रोलर देख सकते हो, कभी देखा वो गोल 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 घूमते रहते हैं, जैसे गन्ने के मशीन में होता है ना, 2 रोलर आपस में घूमते रहते हैं, उसी तरह से। तो ये क्या करते हैं, उस फाइबर, देखो उसके बाल होते हैं थोड़े कर्ली, तो उन फाइबर्स को स्ट्रेटन यानी सीधा करने के लिए उस रोलर के थ्रू पास किया जाता है। एंड रिमूव्स द अनवांटेड मैटर, उसके साथ में अनवांटेड मैटर यानी जो अपन को नहीं चाहिए होता है, रिक्वायर्ड नहीं होता है, वो भी निकल जाते हैं। द फाइबर्स आर स्काउड अगेन एंड ड्राइड, और फाइबर्स को फिर से वापस उसकी स्काउरिंग की जाती है, एक बार धोया जाता है, डर्ट ग्रीस कुछ हो तो निकाला जाता है, फिर वापस से सुखा दिया जाता है। तो यहाँ पे आप ना अंडरलाइन भी कर लेना, ये जो 2 अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्काउरिंग किसे कहते हैं, शेयरिंग किसे कहते हैं, इसे आप अंडरलाइन भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन बाद में पूछी भी जा सकती है। नेक्स्ट प्रोसेस देखो क्या होता है, डाइंग। अब डाइंग यानी कलर करना, आपको पता है डाई करना यानी, तो वूल फाइबर जो भी लाइट कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, उनको अगर अपन को कलर करना होता है तो अपन क्या कर देते हैं, किसी भी अपने चॉइस के कलर में उनको डाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है किस तरह से करते हैं। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, अब अपने पास पूरा अच्छी तरह से फैब्रिक आ गया, तो अब फैब्रिक बनने के बाद अपन उससे क्लोथ बनाते हैं। तो स्पिनिंग एंड वीविंग 2 मेथड होते हैं फैब्रिक बनाने के। द वूल फाइबर्स आर स्ट्रेटन, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, क्योंकि अगर कोई वीक होता है ना फाइबर तो उसको यार्न में बदला जाता है, फिर उससे क्या करते हैं अपन फैब्रिक बनाते हैं। तो लॉन्गर फाइबर जो लंबे होते हैं उनसे तो स्वेटर बना दिए जाते हैं, और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उनको स्पन और वोवन करके वुलन क्लोथ्स में, यानी लाइक सॉक्स बना दिए या ग्लव्स बना दिए, लाइक कुछ भी, तो शॉर्टर फाइबर्स वहाँ यूज़ आ जाते हैं और लॉन्गर आ जाते हैं स्वेटर में काम आ जाते हैं। ऑक्यूपेशनल हजार्ड ऑफ वूल इंडस्ट्री। ऑक्यूपेशन किसे कहते हैं, जॉब, ठीक है, अपना ऑक्यूपेशन क्या है, आप बिजनेस क्या, आप क्या करते हो काम, ठीक है। हजार्ड यानी नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी नेगेटिव पॉइंट इससे क्या निकल के आता है। तो वूलन इंडस्ट्री का नेगेटिव इम्पैक्ट इस ऑक्यूपेशन का, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है वूल इंडस्ट्री के ऑक्यूपेशन का, कि यहाँ पे काम करने वाले इंसानों को एक बीमारी भी हो जाती है। पीपल वर्किंग इन द सॉर्टिंग डिपार्टमेंट, सॉर्टिंग डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, ठीक है, जहाँ पे इनको अलग अलग किया जाता है या उन फाइबर्स के थ्रू कुछ काम होता है, तो देखो क्या होता है, आर एट रिस्क, खतरे में है वो। क्यों? बिकॉज दे मे गेट इन्फेक्टेड बाय एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया से? एंथ्रेक्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो वो अगर इनको उसके थ्रू कट वट लग गया तो वो बैक्टीरिया जो है अंदर चला जाता है उस कट के थ्रू, तो वो बैक्टीरिया फैटल ब्लड डिजीज़, यानी एक बहुत ही खून की बीमारी जिसमें देखो ऐसे हो जाता है, इस तरह से आपका ब्लड क्लॉट होने, ब्लैक होने पर लग जाता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, फैटल ब्लड डिजीज़ अपने अंदर पैदा कर देते हैं, जिसे सॉर्टर डिजीज़ कहते हैं। सॉर्टर डिजीज़ उसको इसलिए दिया गया, वो सॉर्टिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ऐसी जॉब करने का। नेक्स्ट है सिल्क। वूल के बारे में पढ़ा अपन ने, तो देखा आपने वूल को किस तरह से शीप से निकाला जाता है, फिर उसके साथ कितने सारे प्रोसेस करते हैं, तब जाके अपन को फाइबर मिलता है। तो नेक्स्ट फाइबर अपन पढ़ेंगे सिल्क। सिल्क इज़ अ स्ट्रॉन्ग बट लाइट एंड सॉफ्ट क्लोथ हैविंग इमर्सिंग हैव अ शिमरिंग अपीयरेंस। शिमरिंग किसे कहते हैं, शाइन करने वाला, ठीक है। आपको पता है, देखा होगा, सिल्क बहुत पॉपुलर क्लोथ है और उसकी अपीयरेंस आपको पता है सॉफ्ट और शाइनिंग होती है। द सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मोथ और सिल्क वॉर्म।
सिल्क कहाँ से मिलता है अपन को, ये भी एक एनिमल फाइबर है। कौन से जानवर से मिलता है, सिल्क मोथ के कुकून से। कुकून उसका एक स्टेज होता है, ठीक है, उस स्टेज पे जब वो आ जाता है तब उसमें फाइबर डेवलप होना स्टार्ट होता है। और सिल्क मोथ को सिल्क वॉर्म भी कहते हैं। तो द रेयरिंग सिल्क मोथ्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अब सिल्क मोथ को पालना, यानी भेड़े जैसे चराते हैं ना, वो पालते हैं उसको, तब जाके उनको उससे जो प्रोडक्ट मिलते हैं। तो वैसे ही सिल्क मोथ को पालना, उनकी रेयरिंग करना, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। यानी उनका पालन पोषण करना सिल्क लेने के लिए क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। डिस्कवरी ऑफ सिल्क, यानी सिल्क कैसा डिस्कवर हुआ था, किसने किया, सबसे पहले कहाँ हुआ। सिल्क वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना, सबसे पहले चाइना में डेवलप हुआ था। और पता है चाइना ने कोशिश भी की थी कि ये जो उन्होंने सिल्क डेवलप किया वो इसको बाहर किसी और कंट्री को ना देना दे है ना, मतलब अपने पास एक सीक्रेट बना के रखे कि सिल्क किस तरह से बनाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू वेल स्टैब्लिश चाइनीज़ लेजेंड, एम्प्रेस Lingxi, wife of Emperor Hong Tai, was the first person to accidentally discover silk as weavable fiber। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेल स्टैब्लिश चाइनीज़ लेजेंड थी एक एम्प्रेस हिस्ट्री लिंगशी, ठीक है, जो कि किसकी वाइफ थी, वहाँ के एम्परर राजा होंग ताई की। उस पर्सन ने क्या था, एक्सीडेंटली यानी गलती से डिस्कवर कर लिया था कि सिल्क एक वीवेबल फाइबर है, यानी इसकी वीविंग, इसको अपन सिल्क या इस तरह से वीविंग करके उसकी अपन फैब्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो उसने क्या फाइंड आउट कर लिया था कि सिल्क एक वीवेबल फाइबर है। इट वॉज कैप्ट ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, है ना। अब क्या था, इस बात को सालों तक यानी 100 सालों तक लगभग सीक्रेट रखने की कोशिश की गई, क्योंकि वो देखो अगर उनको कोई चीज़ पता चली तो वो उससे क्या करेंगे, पैसे कमाएंगे। लोगों दुनिया को तो पता ही नहीं कि सिल्क क्या है, कैसे बनता है, तो वो उनको पैसे देंगे भी मुँह मांगे। तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी सालों तक सीक्रेट रखा इसको। नॉलेज ऑफ मेकिंग सिल्क रीच्ड इंडिया ओनली इन 300 AD बाय ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स। अब इंडिया में कब आया ये, यानी अपन को कैसे पता चला कि सिल्क कैसे बनता है या सिल्क किसके थ्रू बनाया जाता है। तो अपने पास 300 AD में जो है ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स, यानी बाहर से जो ट्रेडिंग करने लगे थे या ट्रैवलर्स आने लगे थे, उन लोगों द्वारा अपन को थोड़ी बहुत नॉलेज पता चली थी कि सिल्क किस तरह से बनाया जाता है। सिल्क मोथ्स वर ऑल्सो ट्रेडेड टू यूरोपियन कंट्रीज बट दे कुड नॉट सर्वाइव देयर ड्यू टू द कोल्ड वेदर। अब इन सिल्क मोथ्स को यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरोप की कंट्रीज़ में भी भेजा गया, पर वो वहाँ पे क्या ट्रेड किया गया, है ना, इसकी ट्रेडिंग की गई, बट वहाँ पे वो क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाए। सर्वाइव यानी जीना, वहाँ जी नहीं पाए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडा मौसम था, तो वो कोल्ड वेदर में वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाए सिल्क मोथ्स। हाउएवर इटली बिकेम सिल्क सेंटर फॉर वेस्टर्न कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। इसके बावजूद भी यूरोपियन कंट्री इटली में सिल्क जो था पॉपुलर हुआ काफ़ी, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज़ ऑफ यूरोप के लिए इटली एक सिल्क सेंटर बन चुका था। अच्छा देखो, ये डिड यू नो है, वुल मार्क इज़ अ सिंबल ऑफ क्वालिटी टू अश्योर दैट द वुलन क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम प्योर वुल। तो इस तरह का वुल मार्क सिंबल अगर आपको किसी वुलन कपड़े पे मिलता है, इसका मतलब ये क्या है, वो एक प्योर वुल से बना है, ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई मिक्सिंग नहीं है। ये लोगो किसने दिया है, इट इज़ असाइन्ड बाय इंटरनेशनल वूल सेक्रेटरीट, दैट इज़ IWS। उसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हो, इंटरनेशनल वूल सेक्रेटरीट, और उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हुई है, IWS, जो कि कहाँ है, नॉर्थ यॉर्कशायर में, यूनाइटेड किंगडम, UK में है ये ये इंस्टीट्यूट UK में है, जिसने ये लोगो दिया है कि ये लोगो होने पे वो क्या दिखाएगा कि वो जो वुलन क्लॉथ है वो प्योर वुल से बना है, ठीक है। एक और बात बताइए, सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, सारे नेचुरल फाइबर में से सिल्क सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इवन ये स्टील फाइबर से भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्टील का अगर अपन एक तार बनाए या रस्सी बनाए, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और चाइना इज़ द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। ऑफकोर्स चाइना ने डिस्कवर किया, तो वो लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग, यानी सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस कहाँ होता है, चाइना में होता है। अदर मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, इसके अलावा और कौन सी कंट्रीज़ में सिल्क बनता है ज़्यादा, जापान, इंडिया एंड इटली।
ठीक है, तो ये कुछ नॉलेज की बात थी आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, यानी अब जैसे अपन ने शिप के बारे में पढ़ा था कि उससे किस तरह से फाइबर लेते हैं, तो अपन उसी तरह से सिल्क मोथ के बारे में पढ़ेंगे कि उससे किस तरह से फाइबर लिया जाता है। ओके, थैंक यू।